अब तक हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 9 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब बारी है 10th प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ई नॉट से डिनोट किया जाता है। अब हमें यह देखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम ई नॉट क्यों पढ़ते हैं, ई नॉट का मकसद क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मकसद क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखिए पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शोज हाउ इजीली ए सब्सटेंस कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके बारे में जो टर्म हमें बताएगी उसका नाम है ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जब सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जब सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमें हमारे पास ट्रिक है, वो ट्रिक हमें यह बताएगी कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ई नॉट हमें इसमें कैसे मदद करेगा, ई नॉट हमें कैसे मदद करता है। देखिए जरा, जितना ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव ई नॉट होगा उतना वो सब्सटेंस अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कितना साफ साफ लिखा है। अगर किसी सब्सटेंस का ई नॉट पॉजिटिव में आ जाता है, ये देखिए कई सारे ई नॉट हमारे सामने मेंशन है, यहां पर ई नॉट प्लस 1.5 वोल्टेज होगा और एक जगह ई नॉट माइनस 0.4 वोल्टेज होगा। तो ई नॉट के दो साइन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ई नॉट का साइन पॉजिटिव आ गया, जितना ज्यादा प्लस है ई नॉट उतना ज्यादा वो सब्सटेंस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ज्यादा से ज्यादा ई नॉट प्लस में आएगा वो सब्सटेंस बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना, साफ साफ लिखा है। अब देखिए नीचे, जितना सब्सटेंस का ई नॉट नेगेटिव में होगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखिए यहां पर ई नॉट की वैल्यू माइनस में होगी, यहां माइनस 0.9, यहां माइनस 1.2, यहां माइनस 0.4। सबसे ज्यादा माइनस कौन है, 1.2 वाला, यानी कि Mn2 प्लस की जो रिएक्शन है उसका ई नॉट सबसे ज्यादा नेगेटिव में है। जितना ज्यादा ई नॉट नेगेटिव साइन शो करेगा उतना वो सब्सटेंस बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि उतना बढ़िया वहां इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। कितना आसान से आपके सामने लिखा है पॉइंट, कितने आसानी से आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं। इसको आपने समझना है, क्वेश्चन आंसर करने इसके ऊपर, और ज्यादा बढ़िया ये टॉपिक समझ आने वाला है आपको। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा LOS HOS, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर लिखा मैंने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या है जरा देखिए, जरा एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ये Mn3 प्लस है, ये Mn2 प्लस है। यहां पर Mn हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर Mn लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर Mn चाहता कि वो 3 प्लस में स्टेबल रहे, Mn चाहता कि वो 3 प्लस में खुश रहे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में खुश रहे, तो उसे क्या करना पड़ेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब स्टेबल होती है, कोई भी सब्सटेंस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तब खुश रहता है जब वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हो। जैसे देखिए अब Mn चाहता है कि वो 3 प्लस में खुश रहे, तो उसे ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। कैसे, Mn2 से Mn3 प्लस की रिएक्शन करनी पड़ेगी। जब Mn2 प्लस से Mn3 प्लस की रिएक्शन होगी तो 3 प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्या वहां पर वो खुश रहेगा, वहां पर वो खुश रहेगा, इसके लिए उसे क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा। क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और वहां पर ई नॉट का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी स्टेबल रहेगी जब वहां पर ई नॉट का साइन नेगेटिव में होगा। सिंपल सी बात यहां लिखी है, सिंपल सी बात लिखी है। HOS तब स्टेबल होगा जब ई नॉट का साइन नेगेटिव में होगा, और वहां पर उसे क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा। जितना नेगेटिव ई नॉट का साइन होगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। कितना आसान है। अच्छा अगर मान लीजिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर Mn3 प्लस Fe3 प्लस, यहां 1.5 वोल्टेज है, यहां 0.8 वोल्टेज है। अब दोनों ही प्लस में, तो हम ये देखेंगे कौन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहां पर 3 प्लस Fe3 प्लस Mn3 प्लस से ज्यादा हैप्पी रहेगा। जितना ई नॉट नेगेटिव की तरफ जाएगा, कम होता जाएगा, उतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी।
अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ आने वाला है। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूं ये कंटेक्स्ट समझ आ रहा है। अच्छा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल रहेगी? एकदम उल्टा, उसके लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होने पड़ेंगे। अब बताइए, अब ये मैग्नीज चाहता कि वो 2+ में हैप्पी रहे, तो उल्टी रिएक्शन करनी पड़ेगी उसे, उल्टी रिएक्शन करनी पड़ेगी। ये देखिए, Mn3 से Mn2 बनना पड़ेगा उसे। और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ वो आएगा, वहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, उसे क्या बनना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए E0 का साइन पॉजिटिव मानना पड़ेगा। जितना ज्यादा E0 का साइन प्लस में होगा, उतना बढ़िया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना बढ़िया से वहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और उतना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने जो आपने सीखना है E0 के बारे में। ठीक है, अब चलिए, इससे पहले कि हम इन 2 पॉइंट को पढ़ें, ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए, यहां वो क्या पूछ रहा है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। HOS मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए, यहां 2+ हायर स्टेट है, Cr के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो हम 0 मान लेते हैं। यहां पर 0 0 0, तो हायर यहां पर क्या 2+ है, तो यानी कि रिएक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, 0 से 2 में आएगा। ऐसे ये 0 से 2 में आएगा, ये 0 से 2 में आएगा। अब बताइए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होना पड़ेगा? वहां पर E0 का साइन नेगेटिव में होना पड़ेगा। तो बताइए, सबसे ज्यादा नेगेटिव में कौन है? Mn। सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन बनाएगा? Mn2+। मतलब खुश रहेगा वो 2+ में, उसका मन करेगा कि 2+ हो जाए, यार मजा आ गया। उसके बाद कौन है नेगेटिव? नेगेटिव पर Cr2+, -0.9, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये है, उससे कम ये है, और सबसे कम नेगेटिव ये है। तो जितना ज्यादा E0 का साइन नेगेटिव होगा, उतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। तो Mn2+ बढ़िया, उससे कम Cr2+, सबसे कम Fe2+। ये है बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ आया। सीधा एग्जाम में पूछेगा भाई, अगर लोअर वाला पूछता तो उल्टा कर देना, फिलहाल यहां हायर वाला पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं, 2+ से 3+ जा रहा है। अब यहां भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, 3+, 3+, 3+, यानी कि रिएक्शन यहां से इधर होगी, इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी। हायर का मतलब लोअर से हायर जाएगा। तो या खुश रहेगा वो, Cr रहेगा खुश 3+ में, Mn खुश रहेगा 3+ में, Fe खुश रहेगा 3+ में, ये देखना है। आइए चलिए देखते हैं। बताइए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर वो स्टेबल होना चाहता तो E0 का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बताइए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सबसे ज्यादा खुश कौन है? Cr3+, सबसे ज्यादा खुश Cr3+ है। जैसे मजा आ रहा 3+ बनने में, मजा आ गया, वाह। अच्छा, दोनों ही प्लस साइन में, तो ये देख लीजिए कौन कम प्लस है। जो जितना ज्यादा माइनस की तरफ जाएगा, उतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी। तो बताइए, कौन माइनस की तरफ जा रहा है? Fe3+ माइनस की तरफ जा रहा है। भले ही प्लस है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा प्लस हो गया ना। तो कम वैल्यू देखेंगे, कम वाली वैल्यू देखेंगे, कम वाली वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों ही प्लस है तो कम प्लस वाला कौन है? कम प्लस वाला Fe3+ है। उसके बाद Fe3+ वाला हैप्पी है, इसके बाद Mn3+ वाला हैप्पी है, लास्ट में Mn3+ वाला हैप्पी है। कितना इंटरेस्टिंग केस है। जब 2+ की बात होगी, जब 2+ की बात होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? Mn रहेगा, नेगेटिव में है सबसे ज्यादा। जब 3+ की बात होगी तो Mn सबसे नीचे आ गया, सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि वो अब नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव में आ गया है। तो मैग्नीज +3 का कंपाउंड बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता। अभी हम नीचे और पढ़ने वाले हैं इसको, क्यों इंटरेस्ट नहीं रखता Mn+3 बनाने में। वो +2 में ज्यादा हैप्पी रहता है, वो +2 में ज्यादा हैप्पी रहता है। देखिए, 0 से 2 में वो ज्यादा हैप्पी रहेगा, बजाय कि 2 से 3 में ज्यादा हैप्पी रहेगा। एक बार वो 2 बन गया तो 3 बनने में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा नहीं। इसको और अच्छा यहां समझेंगे। अभी उम्मीद कर रहा हूं आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। E0 का साइन देख के कैसे पता लगाते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये सारी चीजें हमारे सामने। अब एक क्वेश्चन देखते हैं नीचे, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 में, Mn3+, Mn2+ is an oxidizing agent, but Fe3+, Fe2+ is a reducing agent. Why? मतलब ये जो कन्वर्जन है, इसमें वो ऑक्सीडाइजिंग होना पसंद कर रहा है, और ये जो कन्वर्जन है उसमें वो रिड्यूसिंग होना पसंद कर रहा है।
मेरा आपको सजेशन है ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए, 3+3+3+ वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। पिछले 10-15 सालों के पेपर उठा के देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसका मैं ऑल्टरनेटिव आंसर भी दूंगा। मान लो आपको वैल्यू याद नहीं है तो क्या करेंगे? फिलहाल मेरा सजेशन आपको यह वैल्यू याद कर लीजिए। 3+ वाले केस में इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, 3+ वाली याद कर लीजिए। अब कह रहा कि जो ये तो कन्वर्जन है उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग होना पसंद कर रहा है। क्यों कर रहा है पसंद, बताइए। इसमें इनॉट का साइन क्या है? +1.5। तो इनॉट का साइन जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना वो ऑक्सीडाइजिंग बनने का मन करेगा उसे, यानी कि वहां लोअर स्टेट स्टेबल रहेगी। सिंपल सी बात है। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? लिखा है मोर पॉजिटिव ई नॉट ऑफ Mn2 देन Fe3Fe2। ये ऑक्सीडाइजिंग है Mn3 + Mn2। ई नॉट का साइन जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। सिंपल सी बात होगी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो फिर Fe3 क्या हो गया? उससे कंपैरिजन में रिड्यूसिंग हो गया, उसका साइन कम प्लस में है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब दोनों में कंपैरिजन होगा, अभी मैंने बताया भी था ये आपको, जब दोनों में कंपैरिजन होगा, मान लो ये दोनों मिलकर एक सेल फॉर्म कर रहे हैं, सेल बना रहे हैं दोनों। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहां एक का काम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, एक का काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो ये लेगा जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। क्यों लेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, उसका ई नॉट ज्यादा प्लस में होता है। तो दूसरा वाला जिम्मेदारी लेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, क्योंकि जिसका ई नॉट कम प्लस में होगा, माइनस की ओर जाएगा, वो जिम्मेदारी लेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भले ही दोनों प्लस में, कम प्लस में ये है। जो कम प्लस में होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जिम्मेदारी लेता है, वो ज्यादा प्लस वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जिम्मेदारी लेता है। साफ लिखा हुआ है, जितना प्लस में ई नॉट उतना इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अच्छा है ना क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साफ साफ आंसर मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम में आप ये लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा। ये वैल्यू याद कर लेनी चाहिए आपको। एक और आंसर मिलेगा इसका भी आपको, वेट एंड वॉच। ऑल्टरनेटिव आंसर भी मेरे पास है, आप ध्यान से देखते रहना। अब ये वाला देखिए। अब इनका मुकाबला हो रहा है, देखिए सीआर का मुकाबला इससे हो रहा है। अब बताइए क्या होगा? अब वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा। पहले ये क्या था? इसके कंपैरिजन में रिड्यूसिंग था। अब ये और इसका मुकाबला होगा तो ये अब क्या होगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका ई नॉट तो माइनस में बहुत ज्यादा है। देखिए जितना ज्यादा ई नॉट माइनस में होगा उतना बढ़िया रिड्यूसिंग होगा। अब ये माइनस में, ये तो अभी भी प्लस में ही है 0.8। जब इसकी और इसकी तुलना होगी, इसका और इसका कंपैरिजन होगा, तो वो अब क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जिम्मेदारी ये लेगा और गेन करने की जिम्मेदारी ये लेगा। अगर इन दोनों का हम सेल बना दें, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर दें, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, तो लिखा है Cr3 + Cr2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल Fe3Fe2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? क्यों भैया? मोर नेगेटिव ई नॉट ऑफ Cr3। मोर नेगेटिव ई नॉट वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है, और इसका ई नॉट Fe3 वाले का मोर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में। हमने 2 पॉइंट तो पहले ही पढ़ लिए थे, तीसरा पॉइंट नहीं पढ़ा था। तो चलिए तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। ई नॉट इज मेजर्ड इन सॉल्यूशन। ई नॉट हमेशा सॉल्यूशन में मेजर होता है। जैसे यहां पर आप कॉपर की स्टेट क्या देख रहे हैं? सॉलिड। और यहां कॉपर आयन की स्टेट क्या? एक्वस। एक्वस स्टेट का मतलब हमने वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। तो वाटर में डिजोल्व किया हुआ है तो कौन सी फॉर्म आ गई? सॉल्यूशन की फॉर्म आ गई। भाई सॉल्यूशन के लिए हमें किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना पड़ता है सब्सटेंस को। तो जब भी ई नॉट का कंटेक्स्ट आएगा तो वहां पर सॉल्यूशन का कंटेक्स्ट आएगा, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर वाटर में वो सब्सटेंस डिजोल्व हो रखा होगा। ये बड़ी खास बात है, इसको अच्छे से याद रखना। अब बताइए, कॉपर 2 से कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो 2+ से 0 में आ रहा है। 2+ से 0 का मतलब लोअर स्टेट में आ रहा है। अभी बताया था मैंने, लोअर स्टेट में आने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। देखिए वहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो अपना भी लोअर स्टेट में आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहां पर वो 0 से 2 में आ रहा है, तो इनकी हायर स्टेट में आ रहा है। हायर स्टेट में यहां पर आ रहा है, तो हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लॉस होते हैं। तो जब हायर कोई स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, जब कोई सब्सटेंस लोअर स्टेट में आता है तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। और याद रहे दोनों ही कहां पर है? सॉल्यूशन में है। यहां पर एक्वस फॉर्म है, यहां भी एक्वस फॉर्म है। दो डिफरेंट कंटेक्स्ट में आपको दे रहा हूं। कॉपर 2 से कॉपर भी बन सकता है और कॉपर से कॉपर 2 भी बन सकता है। कौन ज्यादा फिजिबल होगा, कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, वो हम ई नॉट की वैल्यू देख के पता लगा लेते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ओके।
अब हमने सीखना ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि मान लो अगर कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है तो उसको कितने रास्ते, कितनी मंजिलें तय करनी पड़ेंगी, कितने मंजिलें पार करनी पड़ेंगी तब कि वो कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में आ जाए। कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ एक्वस में चेंज हो रहा है तो कितनी मंजिलें उसको पार करनी पड़ेंगी, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो 3 मंजिल उसको पार करनी पड़ती हैं। पहली मंजिल को बोलते हैं सब्लिमेशन, दूसरी मंजिल को बोलते हैं आयोनाइजेशन और तीसरी मंजिल को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसको सीखते हैं, चलिए। अब बताइए, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में है और यहां पर वो 2+ है और एक्वस की फॉर्म में है। तो मुझे बताइए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो 2+ बनना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं तो पहले सब्सटेंस को गैसेस फॉर्म माना पड़ता है। अभी वो सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अब वो ऐसे फॉर्म में आएगा जहां पार्टिकल टाइटली पैक ना हो, पार्टिकल दूर दूर हो जाए, और वो स्टेट कौन सी होती है? गैसेस स्टेट होती है। तो सबसे पहले सब्सटेंस कहां पर आता है? गैसेस स्टेट में आता है। उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है ताकि सॉलिड गैस बन जाए उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो पहला रास्ता उसको ये तय करना पड़ेगा। एक बार जब वो गैसेस फॉर्म में आ गया, अब उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, क्योंकि 2+ में आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए। किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। I फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, सब फॉर सब्लिमेशन एनर्जी। तो दूसरी मंजिल भी उसने पार कर ली। अभी वो गैस फॉर्म में ही है, अब उसे एक्वस फॉर्म में आना है। तो एक्वस फॉर्म में आने के लिए वो क्या करेगा? वो पानी में भीगेगा। हमने वाटर में उसको डाला हुआ है, देखिए अब गैस से एक्वस बन गया, भीग गया पानी में। उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। पानी को हटाने को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, पानी की प्रेजेंस को हाइड्रेशन बोलते हैं। अब उसके अंदर वाटर आ चुका है तो उसको हाइड्रेशन बोलेंगे। तो 3 एनर्जी का सम है ये, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन। इन तीनों का सम क्या होता है बच्चों? E0 होता है। E0 3 एनर्जी का सम है फॉर दिस रिएक्शन। जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, मेटल 2+ स्टेट में आ रहा है, तो 3 एनर्जी का सम होगा, तब जाके E0 की वैल्यू आएगी। कौन कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब बताइए, सब्लिमेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, यानी कि वहां एनर्जी का साइन पॉजिटिव में होता है। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो भी एंडोथर्मिक होती है, वहां साइन पॉजिटिव में होता है। और हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है, उसका साइन नेगेटिव में होता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब गैसेस आयन एक्वस आयन बनता तो हीट रिलीज होती है। इन तीनों में से केवल यही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बाकी दोनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव साइन आया, यहां एनर्जी रिलीज होगी तो नेगेटिव साइन आया। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख लिया। E0 इन 3 एनर्जी का सम है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने इन तीनों की मदद लेनी है और इन तीनों की मदद से और अच्छा समझना इस टॉपिक को, ऑल्टरनेटिव आंसर हमने देना है, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको ढंग से समझते हैं। यहां पर लिखा हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। अब बताइए, कॉपर ने यहां पर प्लस चार्ज बनाया, +1 चार्ज बनाया, यहां कॉपर ने 2+ चार्ज बनाया, तो बताइए हाइड्रेशन कहां ज्यादा होगा? यहां हाइड्रेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा वाटर में उस सब्सटेंस की एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा यहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और ये वाटर से इंटरेक्ट करेगा यहां एनर्जी कम रिलीज होगी। तभी आप देख पा रहे होंगे E0 की वैल्यू में फर्क है। यहां 0.52 प्लस में, यहां 0.34 प्लस में। इसकी जो E0 है वो कम पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव की तरफ है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है तो इसका E0 नेगेटिव की तरफ चला गया, यानी कम पॉजिटिव की तरफ चला गया। तो यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होगी। नेगेटिव साइन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो E0 का साइन कम पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये नेगेटिव हो गया। यहां पर चार्ज कम है, +1 है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी रिलीज यहां पर कम होगी,
तो देखिए ई नॉट का साइन पॉजिटिव में ज्यादा है। इस पर अभी हम बहुत अच्छा आंसर देने वाले हैं, वहां पर वेट एंड वॉच। बस मैं बता रहा हूं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम इस फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं, हाइड्रेशन वर्सेस आयनाइजेशन, ये दोनों जो भी फैक्टर्स हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। अब बताइए जरा, अभी मैंने कहा था कि मैग्नीज को 2+ बनने में बड़ा ही आनंद आता है। देखिए मैग्नीज 2+ में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कर रहा है, ई नॉट का साइन -1.2 है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तब स्टेबल होती है जब ई नॉट का साइन माइनस होता है। यहाँ पर हाईएस्ट कौन है, 2+ है, यहाँ ये तो 0 है, ये 2+ है, हाईएस्ट ये है। तो मैग्नीज को 2+ बनने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जैसे 3+ बनने की बारी आई उसका ई नॉट का साइन बहुत ज्यादा प्लस हो गया। अब वहां पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वहां ज्यादा स्टेबल है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल कब होती है, जब ई नॉट का साइन प्लस होता है। तो इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज 2+ बनना चाहता है, वो 3+ नहीं बनना चाहता। इसलिए यहां लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी, 3+ स्टेबल नहीं रहेगी, 3+ स्टेबल नहीं रहेगी, 2+ ज्यादा स्टेबल रहेगी। आखिर सवाल है कि वो 2+ में इतना खुश क्यों है, ये सवाल है। तो आंसर दें इसका, बड़ा आसान सा आंसर है। देखिए मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन जरा ध्यान से देखिए, D5S2, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन है, D1S2, D2S2, D3S2, D4S2, D5S2, D6S2, D7S2, D8S2, D9S2 और D10S2। ये तो आपको पता ही होगा। दो एक्सेप्शन है यहां पर Cr का, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो D5S1 हो गया, सॉरी बच्चों D5S1 हो गया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता तो D10S1 हो गया। दो एक्सेप्शन आपको पता ही है। मैग्नीज का देखते हैं D5S2, ये देखिए मैग्नीज कौन है आपका, D5S2 है। अब मैग्नीज ने क्या बना दिया, 2+ फॉर्म कर दिया, फिर 2+ बनने के बाद वो 3+ भी बन रहा है यहां पर, तो 2+ बना दो इसको, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो S में से, तो D में इलेक्ट्रॉन 5 आ गए और S में इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भाई, S ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, D5 हो गया। अब बताइए 2+ में वो D5 है, D5 क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल, हाफ फील्ड स्टेबल हो गया, D5 हो गया। जब D में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हाफ फील्ड स्टेबल कहा जाता है। बस हाफ फील्ड स्टेबल हो गया, खुश हो गया, वो खुश हो गया भाई। अब उसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी, वो क्यों चाहेगा कि इतनी एनर्जी लगे उसमें, तब जाके वो 3+ बने। 2+ में खुश है, तो वहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा खुश है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट खुश होने के लिए ई नॉट का साइन प्लस होता है। तो ये देखिए ई नॉट का साइन प्लस है। अगर उसका मन करेगा कि वो 3+ बने तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, D5 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी D5 से इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्यों करना चाहेगा वो, इतनी एनर्जी का जुगाड़ कहां से बेचारा करेगा, तो 2+ में ही खुश रहना चाहेगा। अगर वो गलती से 3+ बन भी गया तो कहेगा मैं यहां खुश नहीं हूं, मैं वापस 2+ बनना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, इसलिए जो मैग्नीज का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, रिड्यूसिंग नहीं होता, क्योंकि रिड्यूसिंग होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। वो D5 हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करेगा, क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस, D5 हो चुका है वो 2+ में, इसलिए 2+ में वो ज्यादा स्टेबल रहता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव आंसर क्या है, ऑल्टरनेटिव आंसर ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग होता है क्योंकि रिड्यूसिंग होने के लिए उसे हायर स्टेट में आना होगा, रिड्यूसिंग होने के लिए उसे हायर स्टेट में आना होगा, और हायर स्टेट के लिए उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, और D5 से इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल है। लार्ज आयनाइजेशन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 स्टेट विच इज हाफ फील्ड स्टेबल। कितना आसान सा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया। अच्छा अब एक बार जरा हम Fe को देख लेते हैं। अब आखिर वो क्यों 3+ बनना चाहेगा, यानी कि वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहता है, यानी कि वो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, यानी कि वो
हायर स्टेट में आना चाहता है, हायर स्टेट में आने के लिए वो 3+ बनेगा, 3+ बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब भी हायर स्टेट में कोई आता तो वहां इलेक्ट्रॉन लॉस होता। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, हायर स्टेट में आना चाहता है, Fe हायर स्टेट में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है देखिए जरा, Fe का क्या है बच्चों बताओ, D6H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से, Fe2+ D6 हो गया। अब Fe2+ D6 हो गया। अब बताइए, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने की गुंजाइश और है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब जाके वो 3+ बन जाएगा। जैसे भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो 3+ बन जाएगा। अभी तक वो D6 है, D5 में वो क्या होगा, 3+ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ऑफकोर्स वो 3+ बनना चाहेगा, क्योंकि वहां वो D5 है, वो D5 बनेगा 3+ में, इसलिए वो 3+ बनना चाहता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में Mn2+ में हैप्पी रहता है, और ये Fe3+ में हैप्पी रहता है। वो वहां D5 हो चुका है, वो यहां D5 होगा। सिंपल। उम्मीद कर रहा हूं बेसिक आंसर आपको समझ आया। अच्छा, इसका आंसर आपको मिलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, CFT में मिलेगा अगले चैप्टर में, इसका ऑल्टरनेटिव आंसर। फिलहाल इसका ये आंसर आपके सामने है, तो CFT में हम इसका आंसर पढ़ लेंगे, वेट एंड वॉच। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसका आंसर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेटिव आंसर, तो वहां वेट करना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आते हैं Copper+1 Copper2+ में। अब बताइए, यहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कहां इलेक्ट्रॉन बेटर लॉस होगा? फिर से वही टॉपिक, कहां इलेक्ट्रॉन बेटर होगा लॉस? वहां इलेक्ट्रॉन बेटर लॉस होगा जिसका E0 का साइन नेगेटिव की तरफ है। ध्यान से देखो, दोनों ही प्लस हैं, तो दोनों ही प्लस में, तो ये देखो कौन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसलिए कॉपर को Copper2+ बनने में ज्यादा आनंद आएगा, कॉपर को Copper2+ बनने में ज्यादा आनंद आएगा। जितना E0 नेगेटिव की ओर होगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आनंद आता है, जितना E0 नेगेटिव की तरफ होगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आनंद आता है। लॉस नेगेटिव कितना आसान है, लॉस नेगेटिव दोनों एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं। गेन पॉजिटिव याद कर लो यार, क्या है। तो ये भी लॉस कर रहा है, ये भी लॉस कर रहा है, 2+ वो बेटर लॉस करना आता है। क्यों? वहां E0 का साइन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए Copper2+ में ज्यादा स्टेबल होता है। 10th क्लास में कॉपर की मैक्स जो हम वैलेंसी लेते थे वो 2+ लेते थे, +1 नहीं लेते थे। ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है, हम क्यूप्रिक ज्यादा फॉर्म करते थे, 2+ से कंपाउंड ज्यादा बनाते थे। तो लिखा है Copper2+ इज मोर स्टेबल देन Copper+, लेस पॉजिटिव E0, नेगेटिव की तरफ E0 जा रहा है। अब इसका ऑल्टरनेटिव आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में आंसर लिखेंगे, ये भी लिख दो, बीच में और लगा के नीचे वाला आंसर लिखोगे, ठीक है। आइए इसका आंसर लिखते हैं, बढ़िया वाला आंसर लिखते हैं। ये देखिए जरा, अब बताइए, ऊपर से कॉन्फिगरेशन देखिए, D10S1, ये D10S1 हो गई। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, S हो गया 0, D हो गया 10, फिर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा 2+ बनने के लिए। पहले कॉपर था D10S1, अब Copper+1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब Copper2+ है, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां से निकलेगा, D10 में से निकलेगा, D10 D9 हो गया। तो ये Copper+1, ये Copper+2, कॉपर से Copper+1 बनेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Copper+1 से Copper2+ बनेगा तो D भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब बताइए, देखा जाए तो ये ज्यादा अच्छी रिएक्शन होनी चाहिए थी, कि यहां तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन हम कह रहे हैं भैया ये ज्यादा अच्छा है। उस बेचारे को हमने धोखा दे दिया, देखो, जबकि वो कह रहा मैं अच्छा हूं कि मैं तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, जो कि ज्यादा आसान है। अब यहां तो डी में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, वो मुश्किल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, Copper2+ ज्यादा स्टेबल है। कुछ ना कुछ कांड हुआ यहां पर, वही कांड पढ़ना होता है, वही कंसेप्ट है। चलिए सीखते हैं इसको। अब बताइए, अब D10 से D9 बन रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब भी वो 2+ बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है? इसलिए बनना चाह रहा है क्योंकि वहां पर हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है, ज्यादा चार्ज ज्यादा हाइड्रेशन, और वहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। इसको ऐसे समझिए, यहां से यहां जाने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन की आवश्यकता है,
ये वो एनर्जी होती है जो आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करने में हेल्प करती है, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल हो रहा है, D10 से D9 फॉर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन जैसी हाइड्रेशन हुआ, मतलब नेक्स्ट स्टेप हुआ, उसने और भी एनर्जी निकाल दी। इस स्टेप के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इन्वॉल्व हो रही है, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इस स्टेप के लिए ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगले स्टेप वाले ने और भी ज्यादा एनर्जी बाहर निकाल दी, रिलीज कर दी बहुत ज्यादा। ये बोलेगा मैं इतनी एनर्जी कहां से लाऊं, मुझे D10 से D9 बनना है, D10 से D9 बनना। वो कह रहा मैं हूं ना, मैं निकालूंगा एनर्जी। क्यों निकालेगा एनर्जी वो ज्यादा? क्योंकि चार्ज ज्यादा है, ज्यादा चार्ज वाले का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो उसने और भी एनर्जी क्या निकाल दी, बाहर निकाल दी। तो ये कहेगा मैं इतनी एनर्जी कहां से लाऊं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कहां से लाऊं D10 से D9 बनने के लिए। यहां D10 से D9 बन रहा है, देखो D10 से D9 बन रहा है, कहां से लाऊं मैं उतनी एनर्जी? ये कहेगा मैं हूं ना, मेरे पास चार्ज ज्यादा है, जब मैं वाटर से इंटरेक्ट करूंगा बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। ये फैक्टर है बच्चों। तो मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से Copper-2+ ज्यादा स्टेबल है। बताया था मैंने, जितना हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा उतना E नॉट का साइन माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। इसे कंपनसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनसेशन। कंपनसेट कर दिया, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू ने बढ़ी हुई आयनाइजेशन को कंपनसेट कर दिया। बढ़ी हुई जो आयनाइजेशन थी D10 से D9 बनने के लिए, बढ़ी हुई जो आयनाइजेशन थी उस पर ये एनर्जी भारी पड़ गई। कौन सी? जो एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कह रहा मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ये कह रहा मैं उससे भी ज्यादा एनर्जी निकाल लूंगा। कंपनसेशन का क्या कहा था? कंपनसेशन। तो Copper-2+ has more hydration enthalpy which compensate the more ionization enthalpy to become D10 to D9, है ना? Copper-2+ has more hydration enthalpy because of higher charge which compensate the more ionization enthalpy to become D10 to D9. That is answer. ये बच्चों आपके सामने सारी पिक्चर, उम्मीद कर रहा हूं आपको बढ़िया से समझ आया। ठीक है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने है। वो कह रहा भैया इस ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में ये E नॉट की वैल्यू इरेगुलर क्यों आ रही है? अरे भैया तीन वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। सब्लिमेशन मेटेलिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, जो आयनाइजेशन डिपेंड करती है हाफ फिल स्टेबल, फुल फिल स्टेबल पर डिपेंड होती है। तो इनकी वैल्यू इरेगुलर हो जाती है। इनकी वैल्यू इरेगुलर हो जाने के कारण E नॉट की वैल्यू भी इरेगुलर हो जाती है। जो फैक्टर तीन वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, अगर उनमें से कोई भी दो फैक्टर इरेगुलर हो गए तो पूरा उसका असर E नॉट की वैल्यू पर पड़ेगा। E नॉट की वैल्यू तीन पर डिपेंड करती है, अगर ये दो वैल्यू इरेगुलर है उसका असर E नॉट पर भी पड़ेगा। तो आसान सा आंसर है, बच्चे पता नहीं क्यों उसको मुश्किल मानते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने आंसर लिखा है, क्यों E नॉट की वैल्यू इरेगुलर होती है। देखिए आंसर, ये दोनों वैल्यू इरेगुलर होती हैं। कौन सी? सब्लिमेशन और आयनाइजेशन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, हम पढ़ते रहेंगे आगे इस टॉपिक को। ये वाले क्वेश्चन का आंसर CFT में मिलेगा, ठीक है? तो यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। तो ये होगी बच्चों 10th प्रॉपर्टी।